एक ऐसा कातिल जिसने 4 कत्ल कर दिए थे, उसे अभी 5 कत्ल और करने थे। जिसका भी वो कत्ल करता उसको अपनी बताई हुई जगह पर बुला भी रहा था। इस घटना की गूंज पुलिस तक पहुंचती है, टीवी और अखबारों में प्रकाशित होती है। बताया जाता है कि ये इस प्रदेश की सबसे चर्चित घटना रही है। उसे ढूंढने के लिए पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा था और हर जगह पोस्टर लगवा दिए गए और पुलिस की समझदारी से वो व्यक्ति पकड़ा जाता है। पुलिस ने जब उसे गिरफ्तार किया तो उससे हत्या का कारण पूछा जाता है। बताया जाता है कि इन 4 लोगों का उसने कत्ल कर दिया था, उनकी कोई गलती भी नहीं थी। जिसको भी वो मारना चाहता था उन्हें वो मार नहीं सका। जब मामला अदालत तक पहुंचता है तो अदालत कहती है कि इस शख्स को जब तक फांसी के फंदे पर लटका कर रखा जाए जब तक इसके प्राण न निकल जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा सिंह आज की सच्ची घटना में आपको सुनाने जा रही हूँ। यह घटना है झारखंड के जमशेदपुर की। वहीं से 6.5 किलोमीटर दूर एक कदमा क्षेत्र पड़ता है, उसी के पास पिस्ता क्वार्टर। ये घटना यहीं की है। वहीं पर एक टाटा स्टील की कंपनी में दीपक नाम का व्यक्ति जॉब करता है। दीपक कई दिनों से वेब सीरीज देख रहा था और उस वेब सीरीज का नाम था पाताल लोक। पाताल लोक वेब सीरीज में एक त्यागी नाम का कैरेक्टर होता है। वो जो भी कत्ल करता तो हथौड़े मारकर कत्ल किया करता था। जब उसका ब्लड बहा करता था तो उसे बड़े ही गौर से देखा करता था और लाश को भी इसी तरह से देखता था। दीपक सोचने लगता है कि क्यों न मैं भी ऐसा ही करूं। 12 अप्रैल 2021 की सुबह 5 बजे उठता है और अपनी पत्नी से बातचीत करता है। फिर सुबह के 8:30 बज जाते हैं। उसकी पत्नी बैठी हुई थी। उसकी पत्नी ने शायद ये सोचा भी नहीं था कि मेरे पति से मेरी आज आखिरी बात हो रही है। दीपक हथौड़ा लेकर आता है और अपनी पत्नी के ऊपर कई हथौड़े से वार करता है। वहीं पर उसकी तुरंत मौत हो जाती है। उसकी पत्नी की उम्र लगभग 36 साल के करीब थी। उसकी लाश को वो एक कमरे में ले जाकर रख देता है। दीपक की उम्र 42 साल थी। उसकी हत्या करने के बाद थोड़ी देर इंतजार करता है। उसकी बड़ी बेटी और छोटी बेटी आराम से सो रही थी। बड़ी बेटी 16 साल की थी और छोटी बेटी 10 साल की। वो बेटियों के कमरे में जाता है और बेटियों पर हथौड़े से वार करता है। बेटियां तड़पने लगती हैं। फिर वो उसके मुंह पर तकिया रखता है और उसका मुंह दबाकर उसका दम घोट देता है। दोनों बेटियों का कत्ल करता है और वो सीधा अपनी ससुराल लक्ष्मी नगर पहुंच जाता है। वहां जाकर उनको बड़े ही प्यार से नमस्कार करता है। ससुराल वाले उसका आदर सत्कार करते हैं। फिर वो पूछते हैं कि इतनी सुबह सुबह आपका यहाँ आना कैसे हुआ। तो वो कहता है कि आपके यहाँ हमारी ज्वेलरी रखी हुई है, वो उठाकर दे दो। बताया जाता है कि वो ज्वेलरी की कीमत 5 लाख रुपए के आसपास थी। ससुराल वाले उठाकर उसकी ज्वेलरी उसे दे देते हैं क्योंकि वो ज्वेलरी उसी की अमानत थी। दीपक ज्वेलरी लेकर सीधे सुनार के पास जाता है और सुनार से कहता है कि ये कितने रुपए की होगी। दीपक इसी सुनार से हर ज्वेलरी बनवाया करता था, तो सुनार को कोई शक भी नहीं होता। सुनार उसका जानकार था। सुनार कहता है कि इसकी कीमत 4.5 लाख रुपए है। अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मेरे पास केवल 3 लाख रुपए हैं। वो 3 लाख रुपए लेकर ही चला जाता है और घर पहुंच जाता है। दीपक की बेटी को एक ट्यूशन टीचर पढ़ाने आती है। उसका नाम रिंकी घोष था। वो 21 साल की थी। जैसे ही रिंकी घोष अंदर आती है तो दीपक और रिंकी का आमना सामना होता है। दीपक के हाथ में धारदार हथियार था। उसे दिखाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी स्कूटी चाहिए और टीचर डर की वजह से स्कूटी दे देती है और अंदर एक कमरे में चली जाती है। उसे नहीं पता था कि अंदर 3 लाशें पड़ी हुई हैं। उस कमरे में पहुंचती है जहां वो दोनों लड़कियों की लाश पड़ी हुई थी। वो जोर जोर से चीखने लगती है और चिल्लाने लगती है। तभी वो उसकी आवाज सुनकर अंदर आता है, उसके मुंह पर टेप लगा देता है और उसके हाथ बांध देता है। फिर हथौड़ा उठाता है और उसके ऊपर वार करता है। उसे भी मार डालता है। दीपक की नजर उस लड़की पर पहले से ही थी। उसे मरा देखकर दीपक के मन में ख्याल आता है कि क्यों न इसके साथ गंदा काम किया जाए। वो उसके साथ गंदा कृत्य करता है और अपने बेड के अंदर उसे छुपा देता है। फिर 11:30 बज चुके थे और वो सोचता है कि अब किसे बुलाऊं। वो तभी अपने भांजे को फोन करता है। उसका नाम होता है रोशन और कहता है कि आज तुम हमारे घर पर ही खाना खाना, आज तुम्हारा खाना हमारे घर पर है। वो कहता है कि ठीक है, हम लोग आ जाएंगे। रोशन और उसकी पत्नी और उसका साला और एक उसकी छोटी बेटी, चारों लोग वहां आते हैं। जब दरवाजे के सामने आकर गाड़ी रुकती है
तो रोशन उसे फोन करता है कि दीपक आप कहाँ हैं? दीपक ने कहा कि मैं घर पर ही हूँ। उसकी बेटी ने टॉयलेट कर लिया था तो उसे साफ करने के लिए उसकी बीवी अपनी बेटी को लेकर टॉयलेट के अंदर चली जाती है। रोशन और उसका साला बाहर हॉल में बैठे हुए थे। तभी उसे याद आता है और वो हथौड़ा लेकर के आता है। हथौड़े से रोशन के ऊपर 2-3 वार कर देता है, लेकिन ज्यादा ताकत से वार नहीं कर पाता जितनी ताकत से वो करना चाहता था। रोशन तभी घायल हो जाता है। उसका साला अंकित जोर जोर से चीखने लगता है और चिल्लाने लगता है। उसकी पत्नी आवाज सुनकर टॉयलेट से बाहर आ जाती है और उसकी बेटी को वो हथौड़ा मारने की कोशिश करता है, लेकिन ये लोग अपना बचाव कर रहे थे। मौका पाकर ये चारों घर से भाग जाते हैं। दीपक इन चारों का कत्ल करना चाहता था, लेकिन बचकर भाग जाते हैं। अपने बचपन के दोस्त को वो फोन करता है। उसका नाम होता है प्रभु। उसको भी मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो भी भाग जाता है। ये सभी लोग घायल हो चुके थे तो अपना इलाज हॉस्पिटल में करा रहे थे। इन लोगों को नहीं पता था कि घर में किसी का कत्ल हो चुका है। इधर ट्यूशन टीचर अपने घर नहीं पहुंचती। शाम के 4 बज गए थे तो उसके माँ बाप को चिंता होने लगी थी। तो उसके घर आकर देखते हैं। उसके घर की हालत देखकर समझ में आ रहा था कि कुछ तो हुआ है। सभी घर के सदस्यों ने एक एक घर के कोने को देखना शुरू कर दिया। उसकी बेटी की लाश बेड के अंदर मिल जाती है। फिर पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है। एक व्यक्ति ने 4 कत्ल कर दिए थे। 5 लोगों को और मारना चाहता था, लेकिन इसके पीछे की क्या वजह थी जो कि इन लोगों को मौत के घाट उतारना चाहता था? इस व्यक्ति के ऊपर पुलिस 1 लाख का इनाम रखती है, जो कि वो व्यक्ति मिल नहीं रहा था। फिर पुलिस ने कुछ ऐसा किया कि उसके संपर्क में जितने भी लोग थे जिनसे वो ज्यादा संपर्क में रहता था, उन लोगों के नंबर सर्विलांस पर लगा देते हैं। 5वें दिन 16 अप्रैल 2021 को धनबाद के हीरापुर पुलिस लाइन में HDFC बैंक में सुबह 11:30 बजे 1.5 लाख रुपए जमा कराए जाते हैं, जो कि दीपक के भाई मृत्युंजय के खाते में जमा करवाए जाते हैं, जिसका मैसेज मृत्युंजय के फोन पर आता है। ये पता चलते ही पुलिस तुरंत HDFC बैंक पता करती है कि ये पैसे किसने डाले हैं। पुलिस बैंक कर्मचारियों को एक फोटो दिखाती है कि क्या ये व्यक्ति पैसे डालने आया था, तो वो बैंक के कर्मचारी पुष्टि करते हैं कि हाँ यही था, मगर वो तो अब जा चुका है। पुलिस हताश होकर वहाँ से चली जाती है। दोपहर में लगभग 2:30 बजे के आसपास दीपक फिर से इसी बैंक में आता है, ये चेक करने के लिए कि पैसे अकाउंट में पहुँचे या नहीं। तो दोबारा बैंक में देखकर बैंक मैनेजर उसे इधर उधर थोड़ा सा उलझा कर रखता है और पुलिस को सूचना देता है। पुलिस आकर उसे पकड़ लेती है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उससे पूछती है कि आखिरकार तुमने अपनी दोनों बेटियों को, अपनी पत्नी को और ट्यूशन टीचर का कत्ल क्यों किया, और वो बाकी 4 लोगों को तुम क्यों मारना चाहते थे? जब वो एक 5वां व्यक्ति और बताता है, उसका दोस्त प्रभु, जिसे वो मारना चाहता था। जब पुलिस ने उससे पूछा इन सब के बारे में, तो उसने बिना किसी झिझक के सब कुछ बता दिया और उसे किसी भी बात का कोई अफसोस नहीं था। वो बताता है कि प्रभु उसके बचपन का दोस्त था, जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। वो खूब खर्चे करता था और अय्याशियां करता था, जिसे देखकर वो भी हमेशा ऐसा ही करना चाहता था। उसके जैसा बनने के चक्कर में वो अपने ऊपर 4-5 लाख रुपए का कर्जा ले लेता है। ये कर्जा उसके ऊपर उसके भांजे और उसकी दोस्त की वजह से हो रहा था, जो कि बढ़ता ही जा रहा था। तो वो सोचता है कि क्यों ना वो भांजे और दोस्त का कत्ल करके जेल चला जाए। तभी उसके मन में ख्याल आता है कि अगर मैंने अपने बच्चों को ऐसे ही छोड़ दिया तो वो लोगों के आगे हाथ फैलाएंगे और भीख मांगेंगे। तो वो अपनी पत्नी को और बच्चों को भी मार देता है। तभी ट्यूशन टीचर वहाँ आती है, क्योंकि उसने ये सब देख लिया था, तो इसलिए उसे भी मार देता है। उसे पूछा जाता है कि तुमने उसका रेप क्यों किया, तो वो कहता है कि वो मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैंने उसका रेप किया। सब कुछ कबूल करने के बाद अदालत इसे अप्रैल 2023 में फांसी की सजा सुना देती है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी का दिल दुखाना या किसी को चोट पहुंचाना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था। धन्यवाद।